नमस्कार मित्रों, बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारी अतिथि हैं सुविख्यात चित्रकार सुश्री वैशाली राजापुरकर जी। वो पूना से हैं, हमारे बीच वो आ चुकी हैं। मैं उनसे जुड़ता हूं और हमारे साथी भी सब आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते जी। आप मुझे मैं देख पा रही आप हूँ और सुन सुन पा भी रहे पा रही हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आपका स्वागत है। थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लेंगे, पीछे थोड़ा सा हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ तीन तरफ थोड़ा फ्रेम है। दिख रहा है अभी ठीक से? हाँ, और थोड़ा सा पीछे कर लेंगे जरा। और से हाँ, ये ठीक है। अच्छा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपको बताना चाहेंगे कि ये बातों बातों में कार्यक्रम हमने 3 महीने पहले शुरू किया था, जी जब लॉकडाउन हुआ था और सभी को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। जी। ऐसे में ये ख्याल आया कि हम क्यों ना देश के कलाकारों से उनके जीवन और सृजन को लेकर, लाइफ और क्रिएशन को लेकर कुछ संवाद शुरू करें। तो ये एक सिलसिला बहुत शुरू अच्छा हुआ जो, मुहिम है। और इसमें ये हुआ कि कलाकार हर विधा के और लेखक भी इसमें शामिल हुए, कवि भी शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इसमें फिर लगभग एक हर चौथे पांचवें छठवें बार में एक ना एक चित्रकार, एक ना एक कलाकार, गायन वादन नृत्य में, फिर कुछ कवि, सिनेमा से जुड़े हुए काफी लोग, क्योंकि सिनेमा मेरी मूल विधा है, जी जी तो वहाँ से भी काफी लोग आए। तो जी। ये समय आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं अपने सभी मित्रों को जो इस समय आते जा रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, इसमें आपके और हमारे दोनों ही मित्र शामिल हैं। जी। अ, एक बल्कि मेरे ये बचपन के दोस्त थे संजय राजापुरकर, ये पूना का ही परिवार है। पूना में अच्छा। जो डॉक्टर्स अच्छा। है ना, जो हाँ डीन जी। रहे राजा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। उनके परिवार के ये चचेरे भाई के पुत्र हैं और जी, भोपाल में मैंने उनके रहते हैं। बारे में सुना हुआ है, मिली कभी नहीं उनसे। हाँ, मैंने बल्कि कभी इनसे पूछा था कि क्या वो आपके परिवार से हैं, बोले कि नहीं ध्यान तो नहीं नहीं नहीं। रहा है। नहीं जी। ये है। तो आपका हार्दिक स्वागत है, और मैं बिना देर किए आपसे आपकी जर्नी को लेकर एक बात शुरू करना चाहता हूँ। और बिल्कुल। ये हम सभी की जानने की इच्छा है कि आप शुरू से ही पूना में रहती हैं या पूना में आकर बसी हैं। जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। अ, आज के बातचीत में कुछ मतलब का निकले तो बहुत अच्छा होगा। मेरी हाँ जर्नी काफ़ी लंबी रही है और जी। मेरे पिताजी होम मिनिस्ट्री में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, तो इसलिए जी मेरा उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मैंने शायद 9 स्कूल और 2 कॉलेजेस बदले हुए हैं और हाँ। बड़ी लंबी पढ़ाई रही मेरी। अच्छा लेकिन अच्छा। आखिर में ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली में हुई। अ, जी जी। हाँ, मेरी माताजी खुद आर्टिस्ट थी, तो घर में माहौल हमेशा आर्ट का रहा। उनके घर में हमेशा पेंट्स पड़े रहते थे, वो काम करती थी, मैं देखती थी। तो मैंने बहुत ही कम उम्र से हाथ में पेंसिल, कागज और पेंट्स वगैरह लिए और चलता रहा। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स में दिल्ली से हुआ। हाँ हाँ। पेंटिंग तो हमेशा हॉबी रहती रही। अ, नेटवर्क कुछ इशू आया। हमें उनके रीज्वाइन होने का वेट करना पड़ेगा, नेटवर्क का कुछ विषय आया है।
श्री सुनीता सिंह जी, दशरथ, जानकी जी, फिर हम जुड़ते हैं दोबारा। जी अभी हाँ कट हो गए हाँ थे, नेटवर्क जी इशू जी। आ गया था जी। हाँ तो मैं जैसे बता रही थी, बहुत बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही मैंने पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग शुरू किया, क्योंकि घर में मेरी मदर जो आर्टिस्ट है वो काम करती थी, तो उनका देख देख के मेरी शुरुआत हुई। लेकिन मेरा फॉर्मल एजुकेशन तो साइकोलॉजी ऑनर्स में हुआ दिल्ली में। लेकिन आर्ट तो पैशन ही था पहले से, तो वो तो चलता रहा। वो जर्नी तो शुरू ही थी। और मुझे लगता है कि जो मुझे लोग को, आर्टिस्ट को देख देख के जो सीखने मिला, या मुझे पुनः शादी के बाद आने के बाद जो गुरु मिले, जो टीचर्स मिले, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो कॉलेज स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है वो मुझे सीखने को मिला यहाँ पे। तो वैसे चलता रहा और प्रोफेशनल बनती गई। फिर कुछ? का इश्यू आ रहा है बार बार कुछ। हाँ तो यहाँ। जैसे मैं बोल रही थी, तो जर्नी तो चालू रहेगी, सीखना जरूरी है। ऐसे कभी नहीं कह सकते कि मैंने पूरा सीख लिया, मुझे सब आता है, ऐसे तो कभी नहीं होता है। तो वो तो अभी जारी है। आपने जो एक तो माँ जी का नाम जरूर बताइए, क्योंकि जिनसे आपको प्रेरणा शैलजा मिली। कर्णिक। हाँ, शैलजा कर्णिक। शैलजा जी जी। और चित्र, जब आप लगभग किस उम्र से इसमें प्रवृत्त हुई इस काम? मुझे याद है 9-10 साल की थी मैं, तब से। क्या हाँ, बनाती थी शुरू शुरू में आप? तब मैं ड्राइंग्स करती थी और स्केचिंग अच्छा अच्छा करती थी और पोर्ट्रेट्स बनाती थी पेंसिल्स। तो अच्छा अच्छा। हाँ, वो देख देख के सीखा मैंने कैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो वैसे शुरुआत हुई मेरी। पेंट्स तो ऑयल पेंट्स जो मुझे बहुत भाते थे, वो मेरे हाथ में मैं जब 16-17, नहीं उससे पहले, थोड़ी 15-16 साल की थी, तब मैंने ऑयल पेंटिंग शुरुआत की, ऑयल पेंटिंग की। तो हम्म पहले मैं ऑयल पेंटिंग ही करती थी, तब तो एक्रिलिक्स थे ही नहीं। अ, हम्म। तो घर में ऑयल पेंट्स ही थे, तो ऑयल पेंटिंग करती थी। एक्रिलिक्स तो बहुत थे, आप 7-8 साल पहले मैंने एक्रिलिक स्टार्ट किया है। ये कह सकते हैं कि माँ ही आपकी पहली गुरु रही। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पेट से सीख के आते हैं वो हमेशा बलवान होता है, जो सीख हाँ मिलती हाँ, है। सही बात। तो, तो वो किस तरह से गाइड करती थी आपको, क्या क्या नई चीजें जोड़ने को कहती थी आपसे? तो जो वो हम। बताती थी कि हाँ नहीं, वो बताती थी, मैं डूडलिंग बहुत करती थी। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे बोला नहीं आप स्केचिंग करो। तो वो जैसे बताती थी वैसे स्केचिंग करती थी। और पेंसिल शेडिंग उन्होंने सिखाई, शेडिंग कैसे होती है। हाँ तो हाँ। उसका पेंटिंग में बहुत उपयोग आया, शेडिंग का। और हम्म फिर पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया, तो फॉर्म, फिगर, फिर उसकी स्टडी हुई। तो मेरी स्टडी ना बहुत अनकॉन्शियसली हुई, ऐसे पढ़ाई सिखाई करके नहीं हुई। जैसे जैसे मैं करती गई वैसे वैसे सीखती गई। आपने जो एक बात अपने आत्मकथ्य में और प्रोफाइल में भी शेयर की है कि जीवन के अनुभव से आपने बहुत कुछ सीखा। तो कुछ जी, उस तरह क्योंकि के आपके स्वभाव स्वभाव में क्या ये कुछ इस तरह की बातें शामिल हैं कि आप अधिक घूमना पसंद करती हैं, या कुछ जगहों पे जाकर बैठना या मुझे दृश्यों को नहीं, देखना? मैं बहुत ऑब्जर्वेशन करती हूँ। वो नेचुरली मेरे से आता है कि मैं दुनिया को ऑब्जर्व बहुत करती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। पेड़ पौधों को, लैंडस्केप्स बहुत भाते हैं मुझे, वो ऑब्जर्व करती हूँ। चेंजिंग लैंडस्केप्स कैसे आते हैं, या अभी एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आ गई हूँ। पिछले 7-8 सालों से एब्स्ट्रैक्शन करती हूँ। तो हाँ पहले तो आपको फिगरेटिव रियलिस्टिक सीखना पड़ता है, उसके बाद हाँ ही एब्स्ट्रैक्शन आता है। तो हाँ ये हाँ। ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत जरूरी है, मुझे लगता है, हर एक आर्ट फील्ड में। ये जो आपने कहा ना, फिगरेटिव सीखने से फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, तो एक ये बात है कि एब्स्ट्रैक्ट में
बहुत सारे भाव जो हैं, जो जो फिगरेटिव में, बहुत दृश्य में होते हैं, वो सब सूक्ष्म हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल हमारे आभासों में रहते हैं। जो बिल्कुल जितना जो जितना पारखी होगा, देखने वाला, जिज्ञासा रखने वाला, और बिल्कुल आम आम दर्शक भी अगर वो देख रहा है तो वो उसमें से कुछ ढूंढ के निकालेगा या कुछ अपनी तरह के अभिप्राय खोजेगा। ये एक बिल्कुल। रहता है। तो तो वो कई बार ज्यादा इस तरह से, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर। अच्छा, इस तरह से कुछ जहाँ जहाँ समूह इकट्ठा होता है, लोग होते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि आप मान लीजिए किसी स्टेशन में खड़े हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कई कई जगहों के, गांव के, शहर के लोग आके बैठे हैं, उनकी बिल्कुल अपनी वेशभूषा, उनके अपने कपड़े, उनका अपना जीवन, बातचीत, इन सब ने भी आपको इंस्पायर किया होगा। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मुझे कभी कभी लगता है कि लोग सोचते होंगे कि क्यों हमारी तरफ ऐसे देख रही है, क्योंकि अनकॉन्शियसली मैं स्टडी करती रहती हूँ। और पता नहीं लोगों को पता नहीं होता है कि मैं स्टडी कर रही हूँ। उनको लगता होगा ये बहुत रूडली देख रही है हमारी तरफ, लेकिन ये मेरा हमेशा यही रहा है ऑब्जर्वेशन। और वो कहीं ना कहीं मेरे मन में या मेरे दिमाग में, अंतर मन में रह जाता है, और वो फिर कैनवस पे उतरता है। तो मेरा एक्चुअली 80 टक्का जो जो पेंटिंग है वो दिमाग में होता है, 20% कैनवस पे आता है उसके बाद। और पूना आए हुए लगभग आपको 30 साल से तो ज्यादा होगा होगा, एक अनुमान हम जैसे करें। 37 ईयर्स हो गए मुझे पुणे आए हुए। बेसिकली मैं हूँ पूना, मुंबई की। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। मुंबई, फिर फादर के सेवा काल में दिल्ली, और फिर वापस पूना मुंबई। आना पड़ा। हाँ। तो ये तो सब बहुत सांस्कृतिक नगरी है, बम्बई भी, पूना भी। पूना थिएटर से लेके संगीत सबका एक बड़ा बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल बिल्कुल आर्ट का भी है। बिल्कुल। तो ये पूना के वातावरण ने किस तरह आपको प्रभावित किया? पुणे के वातावरण ने ही मुझे प्रभावित किया ज्यादा करके, क्योंकि जब मैंने हॉबी से निकल के प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की तरफ कदम उठाए, तो मैं पुणे में ही थी। तो शोज देखने जाती थी, आर्टिस्ट के अलग अलग टॉक्स सुनती थी, उनके बारे में पढ़ती थी। तो उससे बहुत प्रभावित हुई। तब ऐसा लगता था मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वो आर्टिस्ट भी अच्छा है, ये आर्टिस्ट भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी भा रहा है। लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर अपनी खुद की जो स्टाइल है वो इजाज हुई, और फिर उस पे मैंने काम ज्यादा किया फिर। लेकिन प्रभावित वहाँ तो और बहुत ज्यादा हुई हूँ। वहाँ पर ऐसे कौन से मार्गदर्शक या गुरु थे जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगी, तो जिनके साथ थोड़ा सा आप? बालवाड़ सर आपने सुना होगा, बहुत प्रख्यात हैं पुणे जी के। तो पहले पुणे में वो पहले गुरु रहे मेरे। फिर जी। उसके बाद बाबा पाठक करके थे, उनके यहाँ से मैंने कोल्ड सिरेमिक्स सीखा। लेकिन बहुत अच्छा अलग अच्छा। कोल्ड सिरेमिक्स करते थे। एक्चुअली उनकी ग्लास की फैक्ट्री थी। तो जो आर्टिस्टिक ग्लास पेंटिंग्स जो होती थी, तो हाँ वहां हाँ। से, हाँ, उनसे वो सीखा। फिर नीलेश पवार सर करके हैं, यहाँ पे नीलेश पवार आर्टिस्ट है बड़े। तो उनसे मैंने 7-8 साल सातत्य से उनसे सीखा मैंने। तो उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया और उनके अंडर जो मैंने काम किया, उससे मुझे जो मेरी अभी जो काबिलियत है वो उनके कारण है। तो उनको तो श्रेय मैं पूरा देती हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मुझे आता है, तो उन्होंने बहुत बहुत दिल खोल के सिखाया। पहली एग्जीबिशन कब हुई आपकी? मेरी पहली एग्जीबिशन हुई थी 1983 में, जब मैंने लैंडस्केप्स किए थे, सॉरी सीस्केप्स किए थे, और बालगंधर में हुई थी। हाँ हाँ। तब वो कंपटीशन थी, लैंडस्केप्स सीस्केप्स की कंपटीशन थी। तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें सीस्केप के लिए। उसके बाद एक फोर्ट्रेसेस ऑफ इंडिया करके एक कंपटीशन थी, उसमें मैंने गोलकोंडा फोर्ट किया था, उसका भी मुझे प्राइज मिला था। हिस्टोरिकल प्रेस भी इस तरह से आपने किए हैं पेंटिंग में? जी जी जी, मैंने सब कुछ किया है। इतने साल किया है तो मेरा कोई भी ऐसे नहीं लगता मुझे कि मेरा कुछ टॉपिक छूट गया है या नहीं किया हुआ है। अभी कितने साल हो गए, 45-50 साल, 50 साल हो गए पेंटिंग करते हुए। तो टॉपिक्स तो अलग अलग कवर हुए हैं। कुछ इस तरह की जीवन में घटनाएं जो कला से जुड़ी हैं आपके, जिन्होंने आपको एक अलग मोड़ देने का काम किया हो, आपको इस कला जगत में अपनी साधना में, अपने सृजन में कोई
परिवर्तन लाने का मौका दिया हो, सुझाया हो? जी जी जी। मेरे पिताजी के देहांत ने मुझे बहुत हिलाया, बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ हुई। और एक 2 महीने उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, पेंट ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर एक बार फिर मैं मेरे गुरुजी नीलेश पवार सर हैं, उनके पास गई और मैंने कहा मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा बस एक कैनवस आगे रखो, जो पेंट्स आपको निकालने हैं वो निकालो और फ्री स्ट्रोक्स डाल दो कैनवस पे, जो कुछ मत सोचो। और वो जो टर्निंग पॉइंट आया वो बहुत बड़ा था। उसके बाद मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मुड़ी हूँ, कि बहुत सोच रेखा करके नहीं करना है। जो फीलिंग्स आते हैं, जो मन में तब आता है वो करो। तो उससे मुझे ना बहुत सुकून भी मिला, जो भड़ास थी वो निकल गई। तो उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, और वो टर्निंग पॉइंट था। अब इसमें ये एक बात जो हमारे बातों बातों में रह जाएगी कि माँ जी से तो आपने पेंटिंग सीखी, एक हाँ, गाइडेंस लिया, बिल्कुल। पिताजी से आपको क्या मंत्र मिले, उनसे आपका किस तरह का रिश्ता था, वो आपकी कला को किस तरह देखते थे और प्रोत्साहित करते थे, वो ये तो बताइए। वो मेरे हीरो थे पहले से, बचपन से ही। उन्होंने मुझे अच्छा इंसान क्या होता है जी। वो सीख दी, उसकी सीख उन्होंने दी। मैं अब बयान ही नहीं कर सकती उन्होंने जो सीख मुझे दी है, जो छोटे छोटे बातों में बताते थे या खुद करते थे। ऑब्जर्वेशन जो मैं कहती हूँ, उनको मैं ऑब्जर्व कर करके कि इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, उस सिचुएशन में आप ऐसे करो वैसे करो। वो बताने की भी चीज नहीं होती है, वो तो आप आकलन करते हैं ऑब्जर्वेशन करके। तो वो मेरे पिताजी से मुझे मिली है। और मैं तो उनकी धन्यवाद हूँ, मैं आभारी हूँ। कभी भी उनको उन्होंने थैंक यू तो लगातार हो ही आपको नहीं सकता। हाँ, लगातार इनकरेज किया उन्होंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज में, हर एक चीज में। आपके काम को किस तरह सराहते थे वो तो बचपन से ही बोलते थे बहुत बढ़िया कर रही हो, कुछ भी हो। ऐसे फिर मुझे पता था ये नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका जो बोलने का स्टाइल था कि अच्छा ऐसा किया है, अगली टाइम ऐसा करके देखो, ये कलर मुझे अच्छे लगते हैं, वैसे ऐसे बोलते थे वो। तो और उसे उसे समझ आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे भाता है। तो हर एक का जो हर एक पर्सन की चॉइस अलग अलग होती है। तो हम तो आप हर एक की चॉइस के मुताबिक नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बताया आपको जो भाता है, आप सुनो जन की लेकिन करो मन की, आपको जो भाता है वो करो। ऐसी कोई एग्जीबिशन जहाँ पर वो स्वयं आए हो, रहे हो और फिर आपसे बात की हो एग्जीबिशन को बहुत सारी देखकर? बहुत सारी बहुत सारी एग्जीबिशंस में रहे हैं वो, बहुत सारी रहे अच्छा, हैं। जब आपका बम्बई में हौसला होते थे तो बढ़ाने के लिए। आते ही थे, पूना में होते थे तो आते थे। वो हम्म। तो हाँ। एक एग्जीबिशन आपकी विदेश में भी हुई ना कहीं? मेरी विदेश में 3-4 हुई है, तीन लंदन, चार हुई। जर्मनी, सैन फ्रांसिस्को। हाँ। तो वहां पर अच्छे, कला का किस तरह का वातावरण देखने को मिला आपको? वहाँ के। और मैं जब न्यूयॉर्क गई थी तो मैंने वो चेल्सी एरिया में काफी सारे स्टूडियोज हैं, आर्ट स्टूडियोज, गैलरीज हैं, वो विजिट किया। हाँ। मैंने एक वर्कशॉप किया न्यूयॉर्क में। तो उनका हाँ। आर्ट बहुत अलग है। उनको हाँ। हमारा आर्ट समझ में नहीं आता है, जो इंडियन आर्ट जो है। तो जी जी। बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ इतना बढ़िया आर्ट होते हुए हम इतने प्राचीन काल से कर रहे हैं, कला क्षेत्र में है। तो हमें बढ़ावा मिलता नहीं है वहाँ पे। बहुत कठिनाइयों से आप पहुंच सकते हैं। भारतीय संस्कृति की धरोहर को लेकर उनका कुछ अध्ययन या नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुछ है, अपन मान सकते हैं, क्योंकि वो उनका बिल्कुल भी सोच भी नहीं फिर है। पश्चिमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट क्योंकि भारतीय ऐसे ही होना चाहिए, आर्ट वैसे ही। बहुत उनके स्टीरियोटाइप्स बहुत है दिमाग में। वो इजम्स जो है ना, जो मैन मेड है, मुझे लगता है कि हम अटक गए हैं। और
लोग अटकाते हैं हमको कि नहीं आप इस स्टाइल में करो, आप उस स्टाइल में करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो फ्री आर्ट है, ये ब्रीदिंग जैसा है। आप जैसे श्वास लेते हैं वैसे आर्ट है। तो आपके मन में अगर आज मुझे क्यूबिज्म करना है तो क्यों रोक है, या आज मुझे फिगरेटिव करना है तो क्यों रोक है। आप एक ही तरह का आर्ट करते रहो। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत काम करना है, काम करो, लेकिन सब काम करो, ऐसे मुझे लगता है। वहाँ आधुनिक कलाओं का अलग सीन होगा और निश्चित रूप से यहाँ अलग सीन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वे वहाँ सब बहुत उनकी अलग है। वहाँ और कई बार इन सब बातों में संवाद होने की स्थितियां हैं कि बातचीत भी नहीं हो पाती। असहमति है तो आ, ठीक है, नहीं, पर ज्यादा कहीं नहीं कहीं बातचीत हो पाती। ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। असहमति में भी अगर संवाद होता हो तो कम से कम एक दूसरे की चीजों को हम जान तो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं हो पाती बातचीत ज्यादा। इधर हमारे हिंदुस्तान में एब्स्ट्रैक्ट कला और कलाकारों को लेकर आपको क्या दृश्य लगता है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अलग अलग नए नए अभी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनको मुझे लगता है जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। जो बहुत समय लगता है आपको एक आर्ट फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत समय जाता है उसमें। तो जिनका अपने आर्ट पे ही सब निर्भर है, उनको बहुत मुश्किल होती है। तो उनको फिर टीचिंग में जाना पड़ता है या क्लासेस करने पड़ते हैं, तो आर्ट से फिर भटक जाते हैं। आर्ट के लिए क्या है, आपको अकेले में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। तो आप अगर रोज जर्रा मर्रा जिंदगी के लिए अगर लड़ते हैं तो फिर आर्ट कहीं तो खो जाता है। तो वो बदलना है, वो बदलना चाहिए। कई बार कुछ कलाओं के आलोचक ये मानते हैं कि आधुनिक कला में, खासतौर से भारतीय कला में जो अमूर्तन है उसमें से जीवन कम होता जा रहा है या अनुपस्थित होता जा रहा है। मुझे ऐसे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। काफी लोग एब्स्ट्रैक्ट के विरुद्ध हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसे। क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो भी सोच समझ के ही कर रहे हैं। ऐसे तो कोई बैठा नहीं है कि चलो पेंट ले लो और कहीं पे मारो, ऐसा नहीं होता है। जो सीरियस आर्टिस्ट हैं वो सोच समझ के बहुत उसमें उसमें विचार बहुत ज्यादा होता है आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। अच्छा, आपको क्या ये आप मानती हैं कि जो बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं जी, उनके आर्ट में? बहुत बहुत आर्टिस्ट में मैंने देखा है लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। जो वर्नाक्यूलर मीडियम से आते हैं, अगर महाराष्ट्र पुणे के आर्टिस्ट हैं, अगर वो दिल्ली में जाए तो वो नहीं बता पाते हैं, हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। तो वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट बना रहा है उसको पता नहीं है वो क्या बना रहा है, वो सिखाया नहीं जाता, या लैंग्वेजेस जो सिखाने चाहिए वो नहीं हो रहा है। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार जैसे आजकल ये बड़ा चला है, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ग्राह्य नहीं कर पाता निजी तौर पर, हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, लेकिन अपने कैटलॉग के लिए किसी राइटर की जरूरत पड़ती है कि वो लिख दे कि हमारी कला सजना क्या है या हम क्या देखते सुनते हैं। हाँ, एक भाषा चाहिए होती है, वो भाषा कलाकार के पास कई बार अनुपस्थित होती है। बिल्कुल। तो वो जरूरी हो जाता है फिर। क्योंकि अगर इंग्लिश में कैटलॉग निकल रहा है और मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो मुझे कोई तो चाहिए करने के लिए। तो वो अगर आप उसको अपनी अपनी कलाकृति और अपना दृष्टि, अपना मंतव्य, क्रिएटिव प्रोसेस अगर उनको आप समझा पाए उस तरह से सफलतापूर्वक, तो फिर वो कोई बिल्कुल बात अगर निकल आती है बिल्कुल तो फिर वो सामने आएगी। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। एक एक नहीं एक तो वो, स्पेस हाँ, छूट जाता है, गैप छूट बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट को पता नहीं है वो क्या बना रहा है। हर एक आर्टिस्ट को मालूम होता है वो क्या बना रहा है, क्या आ रहा है, क्या विचार है उसके पीछे, और विचार ही होते हैं आर्ट के पीछे। हाँ, आपको हमारे देश के किन किन कलाकारों ने प्रभावित किया उनके काम में? रजा मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। जी। बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित किया उनके कलर्स ने, उनके स्ट्रोक्स ने। तो एज अ स्टडी मैंने काफी रजा के पेंटिंग्स किए कि कैसे सोचते थे। क्योंकि जब तक आप उनकी पेंटिंग ना करो
और क्या है, पेंटिंग को स्टडी करने का भी एक तरीका होता है। आपको अंदर से पेंटिंग स्टडी करनी पड़ती है। जो बाहर दिखता है वो तो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन अंदर बहुत कुछ उसमें जाता है। तो वैसे रजा बहुत बहुत ही डीप आर्टिस्ट थे। बहुत काम उनका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलने मिलने का अवसर मिला कभी आपको? नहीं नहीं, वो जब इंडिया में आए, दिल्ली में आए, तो मैं नहीं जा पाई उनसे मिलने। और वैसे भी तो वो हर एक से मिलते भी नहीं थे, तो नहीं मिल नहीं पाई मैं कभी उनसे। मेरी वो चाह तो ऐसी रह गई, मिलना था लेकिन नहीं मिल पाई। वो मध्य प्रदेश की थे रजा साहब, मध्य हाँ प्रदेश जी, में उनका जन्म हुआ था। हाँ हाँ। और हर लेकिन साल वो फाइनली वो दिल्ली में बसे थे। पेरिस, हाँ पहले पेरिस में थे, फिर आखिरी में फिर। आखिरी में और दिल्ली में आए थे। उनका एक बहुत बहुत मानवीय संवेदनशील पहलू ये था वैशाली जी, कि वो हर साल मध्य प्रदेश आते थे और अच्छा दमोह जहाँ के वो रहने वाले थे, जिस गांव में, वहां तक जाते थे। और अच्छा अच्छा अपने स्कूल अच्छा अच्छा की मिट्टी को माथे पे लगाना, ये सब बड़ा भावुक उनका एक अपना अट्रैक्शन रहा। अच्छा अच्छा ये हर साल करते थे। तो ऐसी एक बार जब वो भोपाल में 2 दिन रुके, तब मेरा एक लंबा संवाद हुआ था उनसे, एक बड़ा इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत लग, बढ़िया। वो लगभग 2 ढाई लकी है घंटे की आप, बातचीत। आप लकी है बहुत, उनसे मिलना हुआ। मुझे भी जैसे पर्सनली गुलाम मोहम्मद शेख साहब का काम बहुत पसंद है, उनसे मैंने हाँ एक जी लंबी हाँ जी। बातचीत की है। अच्छा अच्छा। तो कुछ कुछ चित्रकार हैं, जगदीश स्वामीनाथन, तो खैर भोपाल में लंबे समय रह करके उन्होंने मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया। बहुत जी सारे जी ऐसे भी हमारे पेंटर हुए स्वामीनाथन जी जैसे, जिन्होंने आधुनिक चित्रकला में होते हुए भी लोक के तत्वों को महत्व दिया और उससे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। बिल्कुल। वैसे राम कुमार जी, उनको भी उनके एब्स्ट्रैक्ट भी हाँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो भी उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुई। वो भी मुझे बहुत इधर बहुत उनका आर्ट इधर भाता है। इधर जो सिरेमिक वर्क होता है, मिट्टी शिल्प में कार्य होता है, उसको लेकर आपका कोई आकर्षण है क्या? मैंने कोल्ड सिरेमिक्स में किया हुआ है। अब हाँ, मुझे स्कल्पचर में बहुत रुचि है, तो वो सीखनी है। अभी अभी वो बची है सीखनी। मन में है उसके साथ। मन में है, मन में इच्छा है। स्कल्पचर हाँ जरूर सीखना है मुझे। इधर आपने लेकिन आपने अपनी गैलरी भी स्थापित की है पूना में। हाँ मैंने की थी, अभी वो रिकंस्ट्रक्शन में है, तो अभी तो नहीं चल रही है वो। लेकिन लेकिन अलग अलग आर्ट ग्रुप से अटैच्ड हूँ, जुड़ी हुई हूँ, तो उनका काम चलता है, तो उनके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। कलाओं के प्रोत्साहन में आपने एक सिलसिला कब कई सालों से बना रखा है, कलाकारों को प्रोत्साहित करने में, जी जी। मेरी एग्जीबिशन आर्ट को गैलरी चलाने। उसी सोच से चली थी कि जिनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जो रूरल एरिया से आते हैं, जो वर्नाक्युलर हैं, उनकी मदद करूं, उनको बढ़ावा दूं। तो ऐसे मेरे 2 शोज हुए, मैंने मेरे गैलरी में किए थे, जो अ, बगैर पेमेंट के मैंने करवाए थे। और काफी अच्छा रहा रिस्पॉन्स। लेकिन बहुत मुश्किल है आर्ट बेचना, बहुत मुश्किल है। अ, तो वो काम बहुत ही सत्यता से करना पड़ता है, सालों साल करना पड़ता है। जब आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है, आज आप लोग सब आपको जानते हैं कि ये अच्छा आर्ट इनके पास है, तभी वो बात बनती है। तो वो अभी जारी है, वो काम तो जारी है अभी। इधर हमारा जो सबसे एक बड़ा सेंटर जहांगीर आर्ट गैलरी कहा जाता है, कलाओं के आदान प्रदान जी का भी और जी कलाओं के प्रोत्साहन का भी, वहाँ पर एक जो लंबी वेटिंग हमेशा चलती है, सालों जी साल लोगों को, जी कलाकारों को इंतजार करना पड़ता है। जी। और एक अच्छा समय, पूरी एनर्जी का जो वक्त होता है, वो इतना लंबा तो चलता नहीं है कि आप लगातार बिल्कुल उसी फॉर्म में बने रहो, या आज की स्थिति में जो आपके मन में उत्साह रहे, वो 3 साल बाद भी रहेगा जब आपका नंबर आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप बिल्कुल वो मेरे मन की बात बोल रहे। लकीली मुझे पिछले साल मिला एक शो, ग्रुप शो जहांगीर में। तो जी जी। मेरा इंडिविजुअल शो का तो अभी तो कुछ आया ही नहीं है, कुछ अता पता भी नहीं है। तो हाँ आप हाँ। जो बोल रहे हैं वो बात सही है। अभी 3 साल बाद मैं किस किस स्टेट में होंगी, क्या होंगी, पता भी नहीं है। मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ऐसी बात है वो। है ना, वो एक हमेशा एक सोच, तो इन सब का क्या उपाय है कि चीजों में इतना वक्त ना लगे, चयन प्रक्रिया ऐसे और ऐसे आर्ट दुनिया भर गैलरीज की जो। और निकलनी चाहिए, नहीं, ऐसी आर्ट गैलरीज और निकलनी चाहिए पूरे भारत में।
जहाँ ऐसी वेटिंग लाइंस ना हो, जो इच्छुक आर्टिस्ट है वो सहजता से अपना शो कर पाए। ये जो है ना बहुत तकलीफ देती है कि काम तो हमारा है, हमारे पास है, कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसी जब बात होती है तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है काफी। क्योंकि जो जो काम डिस्प्ले होता है हम लोग देखते जाके, मैं भी जब जब बॉम्बे गया तो एक दिन मैंने तय किया आते जाते हुए कि एक बार जहांगीर आर्ट गैलरी जाऊंगा और देखूंगा कि किन किन कलाकारों का काम है, कौन लोग हैं। उनसे मिला भी, बातचीत भी की। तो मैं देखता हूँ कि आसपास और अंचल में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आ, एक जैसे बहुत अच्छे पेंटर मेरे मित्र हैं मनोज साकले, जो बच्चों को लेकर लगातार काम करते हैं बम्बई में, बाल मनोविज्ञान को लेकर, जो इस समय हमारा बचपन प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। उस पूरी सीरीज को उन्होंने इतने अद्भुत ढंग से क्रिएट किया है। 20-25 साल से एक्टिव है। तो इन सबको अपने काम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये एक समझ में नहीं आता कि कई बार इससे क्या, कैसे निजात मिले। वो गैलरीज तो ठीक है, नई खुलना चाहिए, लेकिन नेटवर्क। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार का कलाओं को लेकर किस तरह का रवैया होता है? जैसे सरकार अमूमन की क्या होता तरफ है कि से, सरकार की तरफ वहाँ से संस्कृत वहाँ संस्कृति का मतलब केवल ये मॉडर्न कल्चर ही है, नृत्य संगीत ज्यादा है। और कला के लिए क्या कुछ उनका अपना थॉट या टारगेट होता है? नहीं, ऐसा कुछ हम जैसे आर्टिस्ट को तो की तरफ आता भी नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ कर रही है ऐसे तो कुछ हमारी समझ में भी नहीं आता है। जो कर रहे हैं हम सब आर्टिस्ट खुद ही की मेहनत होती है। हम ही अपने ग्रुप्स बनाते हैं, हम ही अपने शोज करते हैं, क्यूरेट करते हैं, बाकी के लोगों के भी, आर्टिस्ट के भी शोज करते हैं, खुद के भी करते हैं। तो ये तो खुद ही करना पड़ता है सब। अच्छा, वहाँ पर महाराष्ट्र की अंचल अंचल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर चित्रकला की अपनी क्या स्थिति है, लोक कहाँ चित्रों पे, की? कहाँ पे? महाराष्ट्र की जो आंचलिकता है हाँ, ट्रेडिशनल पेंटिंग को लेकर, ट्रेडिशनल वहाँ किस पेंटिंग तरह? की अभी अभी थोड़ा जैसे वारली है, हम्म, गोंद आर्ट है, अभी थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी अवेयरनेस आ गई है कि ये आर्ट जो फॉर्म्स है ये हमारे लुप्त हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये आर्ट फॉर्म, या आप अजंता के फ्रेस्कोस देखो, तो वो वैसा वाला काम अभी थोड़ा सा रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। अवेयरनेस आ गया है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। इधर 3-4 महीनों में जो ये वातावरण आपको भी देखने में आया होगा, जी इसमें एक कलाकार ने आपके रूप में, एक आर्टिस्ट वैशाली जी ने क्या क्या कुछ किया, कुछ नया सोचा करा, कुछ हाँ, शुरुआत की? बहुत नया सीखा। ये कोविड बहुत चीजें सिखा के गया, मैं सीखी भी हूँ। अम, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं मेरे मैके में थी, और वहां पे तो मेरे जी। पास कुछ पेंट्स वेंट्स साधन कुछ भी नहीं था, और बाहर जाने का तो इंतजाम ही नहीं था। तो जो घर में था अ, उससे मैंने हल्दी यूज की, मैंने मिर्ची यूज की, मैंने ब्लैक पेपर यूज किया। क्या अ, बात है, वाह! हाँ, तो क्योंकि मैंने सोचा कि जब ये नहीं था सब कुछ तो क्या करते थे लोग, नेचुरल हाँ, जो मिलता है आसपास है उसी में तो काम किया होगा। तो वो बहुत किया। अच्छा सोच। हाँ, तो फिर मजेदार रहा, लेकिन उसमें लिमिटेशंस है बहुत। कितना करेंगे, स्वाभाविक रूप क्योंकि से। हाँ हाँ। तो उससे पहले ना डिजिटल का सुना हुआ था, और मुझे बहुत भाता नहीं था कभी भी डिजिटल, क्योंकि वो मुझे हम्म, कृत्रिम लगता है बहुत। उसमें जान हाँ, नहीं लगती उसमें, क्योंकि हाथ का टच नहीं है उसमें जो हाँ, आर्ट फॉर्म में है। लेकिन बिल्कुल। मजबूरी ऐसी हुई कि कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो देख तो ले क्या हो सकता है। तो हम्म, उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला कि डिजिटल फॉर्म अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो उसमें जी। भी बहुत मजा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है। तो वो आप तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से यूज करो।
ऐसे नहीं है जो डिजिटल फॉर्म है बस उसी को यूज करते रहो। तो मैंने जी। वो सीखा। तो आजकल जो मेरे पिछले 4 महीने का जो जो पेंटिंग्स आर्ट है वो सब बेस्ड डिजिटल फॉर्म है। हम्म। उसके ऊपर फिर मैं अपना पेंट या पेंसिल या crayon जो मीडिया है वो यूज करती हूँ। तो बहुत ही उसमें मुझे रुचि भी मिली, काम भी अच्छा हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे ना टेम्पलेट रेडी हो जाता है हाँ हाँ। तो उस पर फिर मैं काम कर सकती हूँ। उसमें फिर साइजेस का बंधन नहीं रहता है। नहीं तो ऐसा होता है कि हम एक साइज में पेंटिंग करो, कोई बोला नहीं मुझे फलाना साइज चाहिए मुझे, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो कॉपी नहीं, मैं खुद का नहीं कॉपी कर सकती। हाँ हाँ, तो सही बात। हाँ, तो इसमें ये है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जी जी। हाँ, बहुत लेकिन ये हर बात तो है। हाँ, और हर एक पेंटिंग अलग निकलती है। सिमिलर है लेकिन अलग निकलती है, क्योंकि फाइनली हाथ हाथ का जो काम है वो अलग ही होगा। क्योंकि उस टाइम का मेरा जो सोच है, उस टाइम का स्ट्रोक है, उस टाइम का जो मूड है, उस हिसाब से फिर आता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई डिजिटल तो बस आप प्रिंट करते रहो, नहीं। तो उसमें आप अपना टच लाके अपना खुद का काम कर सकते हैं। एक उसकी सिग्नेचर वैल्यू तो बनती है फिर भी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए मैं राइटर हूँ, अब जी मैं हिंदी में कंप्यूटर में टाइप करता हूँ, तो मैं 200 फॉन्ट में हिंदी का कोई ऐसा फॉन्ट चुन सकता हूँ जो मेरे मिजाज के अनुरूप हो, उसी में मैं रेगुलर टाइप करूँगा। जी तो हम किसी न किसी चयन पे तो जाते हैं। तो अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में काम कर रहे हो, तो आप अपनी पसंद के रंगों पे जाओगे, अपने थॉट पे जाओगे। बिल्कुल और बिल्कुल, अपना टच रहता है ना खुद का। और कुछ कुछ ये जो माध्यम है, ये कुछ वरदान भी देता है। मतलब कई बार ये भगवान की तरह काम करता है कि हम कामना करते रहो, पूरी हो जाती है। जैसे हम कई बार कहीं अटक जाते हैं तो फिर हमको निकालता भी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये भी वो डर लगा रहता था, ये डिजिटल आर्ट हमारे आर्ट को टेक ओवर करेगा, फिर आर्टिस्ट को कौन पूछेगा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अब वो आर्टिस्ट नहीं कहीं नहीं हुआ। जा रहा है, अब आर्टिस्ट कहीं नहीं जा रहा, आर्टिस्ट बीच में ठहर गया था। बीच बीच में ठहर गया था। हाँ जी। कैंप में आपका आना जाना आता है या आप स्वयं कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं? कैंप में मैं जाती हूँ, और कैंप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। हाँ। पिछले साल आर्ट लेन करके एक हमारा ग्रुप है, हमने वैन गो को सेलिब्रेट किया। तो अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया शो रहा। हर एक आर्टिस्ट ने वैन गो को अपने हिसाब से दिखाया। हाँ। तो बहुत अलग रहा, बहुत सुंदर। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस साल हम माइग्रेशन पे कर रहे हैं। अभी जो माइग्रेशन का जो सिलसिला चल रहा है, वो उस टॉपिक पे हाँ। हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कुछ और नए विषय जो आपको सूझते हो जिन पर काम करने की इच्छा होती है? अ, मेरी मेरी जो खुद की आर्ट है, मेरे उस टाइम के इमोशनल जो मेकअप है या मूड है या जो चल रहा है, उस हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आर्ट करूं वो सुंदर हो, वो भाए, बल्कि उसमें मैसेज तो हो, लेकिन वो जी। अच्छी तरीके से दो। अम, सुंदरता तो फैलानी चाहिए। हर एक आर्टिस्ट का वो कर्तव्य है कि वो जो काम करे वो सुंदर हो। ऐसे मुझे लगता है, ऐसे मेरी सोच है। क्योंकि हमें तो आपने हर जगह बहुत अगलीनेस तो बहुत जगह दिखती है। तो आर्टिस्ट ही है जो सौंदर्य सौंदर्य फैला सकता है, दिखा सकता है। हाँ, एक कलाओं का अपना एक सौंदर्य बोध होता है। और वो जरूर इस सोसाइटी के आगे की संभावना के लिए, वर्तमान चाहे जैसा भी हो, इस पर फ्यूचर को तो वो उसी तरह रेखांकित करना चाहेगा कि फ्यूचर अच्छा हो। तो बिल्कुल वो उसकी कामनाओं के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। ये भी आपकी कला करते हुए मैंने देखा है कि तो आप चटक रंगों का उपयोग प्राय करती हो हमेशा। उसके हाँ पीछे क्या हाँ। रीजन है? क्योंकि वो मेरे लिए ना रिवर्स थेरेपी है, जैसी है।
कि चटक रंग से मैं खुद प्रसन्न हो जाती हूँ। अगर मैं डल रंग यूज करूं या बहुत ब्लैक्स, बहुत डीप रंग यूज करूं तो कहीं ना कहीं मेरे में उदासीनता आ जाती है। तो अभी मैंने ये जानबूझ के चटक रंग यूज करना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि मैं पेस्टल नहीं यूज करती, मैं पेस्टल भी बहुत यूज करती हूँ। वो भी मुझे बहुत भाते हैं, जो ब्रिटिश कलर्स, इंग्लिश कलर्स होते हैं, हाँ वो भी मुझे बहुत भाते हैं। तो अगर मेरे सीरीज में ये 10, 12, 20 हो गए तो फिर मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ, थोड़ा सा पेस्टल में चली जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। तो ऐसा मेरा चलता रहता है। जैसे खाने में वैरायटी चाहिए, वैसे पेंटिंग में भी, कलर्स में भी वैरायटी चाहिए। तो उस हिसाब से चलता है। अपनी क्रिएटिव जर्नी को लेकर लिखने की इच्छा नहीं हुई, कोई बुक या कोई काम? अभी नहीं हुई है, लेकिन शायद लिखूंगी, क्योंकि मेरे घर में सब राइटर्स ही हैं, तो शायद आगे जाके लिखूं। अभी सोचा नहीं है। अभी पेंटिंग पे ही मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन है, और जो आता है मन में वो पेंटिंग ही ज्यादा आता है। अब कैसे करूंगी, अब क्या सोचूंगी, तो अभी तो उसी में मैं डूब गई हूँ। हाँ, एक क्योंकि जर्नी उस तरह की है, माँ से शुरुआत हुई, फादर से इंकरेजमेंट हुआ, और लगभग 10 साल की उम्र से आपने जो एक अनुमान बताया कि आपने करना शुरू किया। तो ये सचमुच में जिस तरह से काम करते करते एक जगह पर आप आज हो, और आपके साथ साथ बहुत सारे कलाकारों को भी आपने जोड़ रखा है, देश के कलाकारों को, सब तरीके की, मतलब प्रतिभाशाली से लेकर प्रतिभा संपन्न तक सब तरह के कलाकार जो एक आपके अभियान का, आपकी टीम का हिस्सा है। तो ये पूरी एक जर्नी को कहीं ना कहीं सिलसिलेवार करने के बारे में सोचा जा सकता है। जरूर सोचूंगी। और आपके लिए तो ये आसान है कि आप ना कुछ करिए, खुद ना लिखिए, तो डिक्टेशन ही देते रहिए किसी को बैठा के तो भाई तुम हफ्ते में 2 बार मेरे पास आ जाया करो, घंटे 2 घंटे के लिए। बिल्कुल सोचने की बात है, बिल्कुल। तो एक चीज पैरेलल तैयार हो जाएगी। पर हमेशा एक कलाकार की अपनी एक जो जर्नी है, जो वो सोचता है, उसका अपना दुनिया को देखने का नजरिया, लोगों को, और खुद उसका अपना एक थॉट जो चलता है हमेशा, जो उसने अपनी कला में अभिव्यक्त किया है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रही, उसका पूरा एक अंतर जगत क्या रहा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जी अभी आ गए वापस। हाँ, हाँ, तो कला और कलाकार के अंतर जगत को लेकर अपन बात कर रहे थे। हाँ जी। तो मुझे आर्ट ने ये सिखाया है सेंसिटिविटी। हाँ, तो मेरे पेंटिंग्स ना बहुत इमोशनल होते हैं, और मेरी जो साइकोलॉजी की पढ़ाई हुई उसमें उसका मुझे बहुत सहयोग हुआ है इसमें। तो ह्यूमन नेचर पे मैंने बहुत सोचा है, और अगर हमें अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ना है तो वो अच्छी चीजें छोड़नी है, और उस तरफ से हम कैसे कर सकते हैं। तो सोशल वर्क तो बहुत बड़ी चीज होती है, घर बैठे बैठे तो होती नहीं है। तो जो मेरे मेड्स हैं या हेल्प है या जो घर में है, उनको कैसे सिखाया जा सकता है। तो मैं हर एक फैमिली में एक लड़का या लड़की को पढ़ाती हूँ। तो वो मुझे लगता है मेरे आर्ट ने मुझे सिखाया है, वो सेंसिटिविटी जो आती है आर्ट से, उसका मुझे बहुत उस चीज का मुझे बहुत क्या कह सकती हूँ, उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है कि इंसानियत जो है वो
बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है, इंसानियत, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अदर ह्यूमन बीइंग। सही बात। तो एक बार मेरे आर्ट ने मुझे ये जरूर सिखाया है। ये होता ही है, कला मनुष्य को सच्चे अर्थों में संवेदनशील अगर बनाती है तो फिर सब कुछ सार्थक है। जावेद अख्तर साहब से एक बार हमारी बातचीत हो रही थी, हम लोग चलती सड़क पे बात कर रहे थे, इंदौर से खंडवा जाती हुई 3 घंटे का समय था। तब उन्होंने एक जगह चौराहे पे गाड़ी रुकवाई और बीच खंबे में लिखा था, रुकिए देखिए जाइए। तो बोले जीवन यही है, बिल्कुल, रुकिए बहुत सही है। देखिए जाइए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। आगे उन्होंने उसके अनुसरण में ये कहा कि बोले वास्तव में तो बोले दुनिया जो एक रेस्टोरेंट की तरह है, यहाँ पर हर आदमी आके बैठता है, अपना समय गुजारता है और उठ के जाता है, फिर वहाँ कोई दूसरा आके बैठता है। तो बोले कि जो बैठता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उस जगह को गंदा ना करे, साफ सुथरा रखे, ताकि आगे आने वाले लोग जो है उनको एक अच्छा स्पेस, अच्छी जगह मिल सके, ताकि वो अपने आगे आने वाले के लिए उस जगह को वैसे ही छोड़ के जा सके। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल बड़ा सही कहा। दर्शन है जीवन का, एक कलाकार होने का, एक राइटर होने का। जी जी। तो मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप कहिए। तो काफी कुछ हमने बस बात सब की है, बहुत है। बहुत बहुत अच्छी बातें हुई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी। जो दर्शक जुड़े हुए हैं हम उनको अच्छी हम लगी। सबके सुनने वालों को अच्छा लगा होगा। कला से जुड़े हुए काफी लोग इसमें थे, आर्टिस्ट। तो ये मान के चलते हैं कि उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो आपके जुड़े हुए अनुभव हैं। से, आपकी क्रिएटिविटी से वो जुड़ेंगे। और आपका बिल्कुल। अपना फेसबुक पे, अच्छा ये ऐसी जिज्ञासा मैं पूछ रहा हूँ कि शिवानी और वैशाली में क्या अंतर है? शादी से पहले वैशाली थी, शादी के बाद शिवानी हुई, लेकिन मन में तो वैशाली ही रही। लेकिन कलाकार वैशाली है। कलाकार वैशाली ही रही। गृहिणी शिवानी हुई, लेकिन कलाकार वैशाली ही रही। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका कि आपसे बातचीत हो आपका सकी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत और शुभकामनाएं है कि जो आपके आगामी लक्ष्य हैं कला में, उनको आप पूरा करें और आपके माध्यम जी से इसी संवेदनशीलता से और भी कलाकारों का भला हो, उनको मार्ग मिले, प्रोत्साहन मिले। बहुत जी, बहुत मैं धन्यवाद। मुझसे कोई भला हो तो बहुत अच्छी बात है। और धन्यवाद जी। और सब जुड़े हुए लोगों को भी धन्यवाद। आप होप यू ऑल एंजॉयड माय टॉक। और भी आप इसमें आते रहिएगा बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, आप अब हम बुलाते लोग रहिए, हम इसको जरूर आएंगे। थैंक यू, नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार।